नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी मुलाकात ऐसी पर्सनालिटी से करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया था। उस संकल्प को पूरा करने के लिए उनके अंदर एक जुनून आया और उन्होंने उस कार्य को सिद्ध किया। आज इसी क्रम में हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है सई होम्स के को-फाउंडर को, जिनका नाम है जयदीप बोस जी। तो जयदीप बोस जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार, जौहर। जयदीप जी, पहले तो आप हमें अपने स्टार्टअप के बारे में बताइए कि सई होम्स का क्या कंसेप्ट है और सई होम्स क्या करता है, क्या स्पेशल है जो वो लोगों को ऑफर करता है। मैडम, हम लोगों ने सई होम्स की शुरुआत 2019 में की और ये शुरुआत करने का एक ही मकसद था जो मार्केट में हम लोग देख रहे थे। जो पर्यटन स्थलों में जब लोग छुट्टियां मनाने जाते हैं तो उनके पास कुछ ही विकल्प रहते हैं रहने के लिए। होटल्स हुए, रिजॉर्ट्स हुए, अगर वो पहले बुक करते हैं उनको रूम्स मिलते हैं, अगर लास्ट मिनट में जो मैक्सिमम लोग करते हैं प्लानिंग होते हैं उनको रूम्स नहीं मिलते हैं या रूम्स की बहुत किल्लत होती है। बहुत बार ऐसा होता है जो ज़्यादा पैसे देके भी उनको अपना मनपसंद रूम नहीं मिलता है और पूरा हॉलीडे बिगड़ जाता है। पिछले कुछ सालों में कॉन्सेप्ट जो उभर के आया है उसे बोलते हैं होम स्टे। होम स्टे का अगर मैं एक्सप्लेनेशन दूं, घर से दूर एक घर जैसा जगह। यहाँ पे क्या होता है, जो पर्यटक स्थलों में वहाँ पे तो सिर्फ पर्यटक नहीं, लोकल लोग भी रहते हैं, उनके घर रहते हैं। इन घरों में लोग जब खुद रहते हैं, इसके अलावा भी कुछ एक दो कमरे एक्स्ट्रा रहते हैं जहाँ पे उनके गेस्ट आके रुकते हैं। हम लोग ये कॉन्सेप्ट को पुश कर रहे हैं, जो ये एक्स्ट्रा रूम को अगर वो ओपन कर सके तो यहाँ पे आके पर्यटक रुक सकते हैं, जो कि नहीं एक अच्छा जगह नहीं मिलेगा पर्यटकों को रहने के लिए। पर्यटकों को लोकल खाना, लोकल कल्चर के भी बारे में जानकारी मिलेगी, साथ ही लोकल लोगों के साथ रहने को भी मिलेगा। यस, लोकल। अगर आप कहीं बाहर किसी दूसरे जगह से आ रहे हैं तो आप होटल में जा रहे हैं, वहाँ पे आपको सब कुछ सुख सुविधाएं मिल रही है, बट आपको लोकल कल्चर के बारे में कैसे पता चलेगा? क्या फ़ायदा किसी और जगह जाकर अगर लोकल लोगों के साथ इंटरेक्शन ही ना हो पाए, एकदम, जो कि अलग है हमसे। अगर कोई पर्यटक झारखंड में आ रहा है तो झारखंड में लोकल क्यूजीन क्या है? अगर आप किसी भी होटल में जाएंगे, मैक्सिमम जगह में एशियन क्यूजीन या फॉरेन कोई क्यूजीन चल रहा है। अगर मैं लोकल की बात करूं तो बहुत ही कम होटल्स हैं, मतलब प्रीमियम कैटेगरी के अलावा, जो लोकल क्यूजीन करते हैं, क्योंकि बनाना एक बहुत लंबा प्रोसेस है, या जो है उनको बनाना नहीं आता है। तो कल्चर तो इस तरह से तो विलुप्त हो जाएगी। होम स्टे एकमात्र एक जरिया है जहाँ पे कल्चर से भी आप जुड़ सकते हैं। लोकल जिनका घर इस्तेमाल हो रहा है, जहाँ पे वो पर्यटक रह रहे हैं, उनके लिए अतिरिक्त कमाई भी हो सकती है। एवं क्या हो सकता है, जो ये जो रूम की जो किल्लत है जो पर्यटकों को दूर रखती है एक जगह से, वो काफ़ी तरीके से सॉल्व हो सकती है। एंड चौथा, इससे बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है, क्योंकि पर्यटन होम स्टे एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे आपको स्किल्स की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है जो आपको मास्टर डिग्री की ज़रूरत है या पीएचडी की ज़रूरत है। अगर आपके अंदर में वो स्किल हो, जो आप किसी को मेहमान नवाजी करना चाहते हैं, उसको हॉस्पिटैलिटी देना चाहते हैं, और आपको बेसिक कुछ चीज़ें हैं जो कॉन्सेप्ट चाहिए गेस्ट को सर्व करने के लिए, तब आप एक होम स्टे चला सकते हैं। हाँ, कुछ गाइडलाइंस है जो पर्यटन विभाग ने बनाई हैं, चाहे वो राज्य पर्यटन विभाग हो या जो नेशनल पर्यटन इनक्रेडिबल इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है। कुछ प्रोसेसेस है जिसके बेसिस पे होम स्टेज को क्लासीफाई किया जाता है। तो 2019 में, क्योंकि इसके पहले जब मैं नौकरी करता था, हम लोग होम स्टेज को लेके ही काम करते थे, बट चूंकि वो कंपनी किसी कारण से बंद हो गई है, तब ये निर्णय लिया, जो ये एक बहुत बड़ा मार्केट है ग्लोबली, ये कई बिलियन डॉलर्स का मार्केट है। और इंडिया में जिस तरीके से लोग अभी घूमना चाह रहे हैं, कोविड के बाद से लोगों के अंदर में एक चीज़ हो गया है, जो रिवेंज टूरिज्म एक वर्ड कॉइन हुआ है रिसेंटली। जो कोविड में तो बहुत सारे लोग अचानक चले गए, हम लोग उनसे बात भी नहीं कर पाए, दो सज्जन चले गए। लोगों का भी जहन में आता है, जो क्या अगर मैं कल चला जाऊं, मैं तो बहुत जगह घूम ही नहीं पाऊंगा। तो लोगों में इसका जो कंसेप्ट है वो इंडिया में कैसे डिराइव हुआ है और कैसे इसको एक बूस्टअप मिला है? होम स्टेज की अगर मैं बात करूं, होम स्टेज बहुत सालों से है। अगर 1970 से ही होम स्टेज का कॉन्सेप्ट था इंडिया में। मतलब किसी जगह में कोई प्रोग्राम हो रहा है, वहाँ पे अतिरिक्त होटल नहीं है, तो लोग अपने कमरे खोल देते थे मेहमानों को रखने के लिए। तो वहीं से होम स्टे की शुरुआत हुई थी। ये अभी नेम होम स्टे हो गया है, बट तब हम लोग बोलते थे मेहमान आए हैं। जी।
किसी जगह में कोई बड़ा मेला हो रहा है, कोई बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, सारे होटल्स भरती हैं, लोगों को रहने की जगह नहीं है, तब लोगों ने अपने घर खोले हैं। और इसको अभी टेक्नोलॉजी की जगह से इसको अभी और लोगों के सामने दर्शाया जा रहा है, ताकि बाहर के भी लोग लोकल में आके रह सके और लोकल कल्चर क्यूजीन को एक्सपीरियंस कर सके। जयदीप जी, आपके माइंड में ये कब आया कि ऐसा कुछ खोलना है या स्टार्ट करना है? कब इसकी ज़रूरत महसूस हुई? क्या आपने ऐसा देखा कि आपने कुछ प्रॉब्लम देखा, आपने उसको आइडेंटिफाई किया और आपको इसकी ज़रूरत महसूस हुई कि इस चीज़ को एक बड़े पैमाने पर स्टार्ट करना चाहिए? सो इसको स्टार्ट करने का एक बड़ा जो मतलब मैं अगर बोलूँ जो एक कैटलिस्ट जो था, वो था जो मैं एक जगह में घूमने के लिए गया था। मैंने वहाँ पे रूम खोजने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, बट मुझे रूम नहीं मिले मेरे बजट के हिसाब से। जब हम लोग घूमने जाते हैं, सब लोगों का अपना एक बजट रहता है। किस जगह पे आप गए थे? मैं गया था आपका दार्जिलिंग में। ओके, ठीक है, तो वहाँ पे मैं गया था, थोड़ा लेट प्लानिंग था क्योंकि मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा था। लास्ट मोमेंट प्लानिंग। लास्ट मिनट प्लानिंग, रूम्स बुक हो चुके हैं, रूम्स मिल नहीं रहे हैं, बजट का कंस्ट्रेंट है। तो वहाँ पे मुझे एक होम स्टे मिला जहाँ पे उनके पास 2 कमरे थे। उन्होंने बताया जो हम रख सकते हैं। ये कब की बात है? ये आपकी बात है 2016 की। ओके। सो वहाँ पे आप बोल सकते हैं जो एक दिमाग में एक चीज़ आई थी और रहा, तो वहाँ पे जो रहे थे ना, सिर्फ वो कॉस्टिंग वाइज मेरे बजट से एकदम मैच कर गई। मुझे वहाँ पे लोकल खाने को मिला, लोकल अचार हुआ, और उनके जिनके घर में मैं रुक रहा था उनकी मदर का बनाया हुआ खाना, वो बोलते हैं ना घर के बाहर में भी घर के जैसा खाना मिल जाए तो उससे बेहतर और कुछ हो नहीं सकता। माँ के हाथों का खाना। माँ के हाथों का खाना। और खाना खा के सब लोग बहुत खुश थे। सुबह में जब मैंने खिड़की खोली, मुझे कंचनजंगा का पहाड़ दिख गया। अगर यही चीज़ मैं एक होटल में करना चाहता था तो बेशक ये पॉसिबल था, बट होटल में मेरे को चार्जेस देने पड़ते। खाना तो वही जो किसी भी रेस्टोरेंट में मिल सकता है, बट मेरे को बाहर जाके भी घर का खाना मिल गया। घर के खाने और रेस्टोरेंट के खाने में काफ़ी ऊपर से वहाँ पे अगर ऐसा भी हो सकता है जो हम लोग साथ में गाना गा रहे हैं, ठीक है, होम स्टे जिनका है वो भी ज्वाइन कर लिए, अंताक्षरी खेल रहे हैं, तो ये आपको कहीं पे नहीं मिल रहा है। और मैं तो 2016 से बहुत सारे होम स्टेज में रुक चुका हूँ। सपोज आज मेरे को थोड़ी सी सर्दी हो गई है, मेरा नॉर्मल खाना नहीं, मेरे को खिचड़ी खानी है। अगर आप किसी होटल में जाके बोलेंगे खिचड़ी, वो बोलेंगे अरे खिचड़ी कौन देता है। आप एक होम स्टे में जाके बोलेंगे ना, क्योंकि वहाँ पे तो जो ओनर है वो खुद ही किचन कर रहे हैं। खिचड़ी बना के देना बहुत इजी है। मैं रिसेंटली एक जगह में गया था, आई वाज सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, खिचड़ी बना के दिया। खिचड़ी के साथ में लोकल कुछ स्पाइसेस के साथ एंड लोकल कुछ सब्जी के साथ खा लिया। इट वाज वेरी गुड फॉर मी, कॉस्टिंग वाइज भी, एंड मेरे को उस टाइम में जो चाहिए तो वो मुझे मिल गया। तो 2016 में आपको जो एक लोकल दार्जिलिंग की फैमिली का सपोर्ट मिला, आपके दिल को इतना छुआ कि आपने इसको बड़े पैमाने पर लाने का सोच लिया। देखिए उस टाइम में तो उसने मेरे को छुआ था। इसके अलावा भी मैं देख रहा था वर्ल्ड वाइड में ना ये कॉन्सेप्ट काफ़ी ग्रो कर रही है। तो ग्लोबली एक कंपनी एयरबीएनबी, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी हॉस्पिटैलिटी कंपनीज में से एक है, और वो लोग ने 2008 के बाद जब रिसेशन ग्लोबल चल रहा था, उन्होंने उस टाइम में शुरुआत की थी एयर बेड एंड ब्रेकफास्ट, मतलब एक जगह जहाँ पे मेरे को एक बेड मिल जाए सोने के लिए और खाने के लिए नाश्ता मिल जाए। तो बीएनबी वहाँ से कॉन्सेप्ट हो। इसके बाद यहाँ पे सरकार ने पर्यटन विभाग से इसको और प्रचलित किया, बट कॉमन लोगों के, आम आदमी के पास तक ये पहुँचा नहीं। आदमी जा रहा है तो उसको होटल ही बुक करना है या रिजॉर्ट ही बुक करना है। अभी होम स्टेज काफ़ी उभर के आए हैं, क्योंकि लोगों को जब मिल नहीं रहा है तो लोगों को बोल रहा है जो मेरे को यहीं पे रहना है। और जो लोग एक बार होम स्टे में रुक चुके हैं वो लोग बोलेंगे मेरे को अगले जगह में भी होम स्टेज में जाना है। सो हमारे पास जो गेस्ट आते हैं उन्हें अगर हम जब रुकवाते हैं तो वो लोग बोलते हैं जो मेरे को सब जगह में होम स्टेज ही चाहिए, मेरे को वो फील चाहिए। मैं सुबह में एक दरवाज़ा खोलूँगा या मैं खिड़की खोलूँगा, मुझे सामने में एक बड़ा सा पहाड़ दिखेगा या मेरे को प्रकृति दिखेगी। कुछ हमारे होम स्टेज है जो एकदम आपके फॉरेस्ट में है या ऑफ बीट प्लेसेस में है। तो एक होम स्टे हम लोगों ने रिसेंटली सितंबर में शुरुआत की, जहाँ पे एक जो किसान ने 4 कमरे बनाए हैं, उसमें हर कमरे में वॉशरूम है और उन्होंने बेड भी बनाया, उन्होंने होम स्टे ही बनाया है। लेकिन वो खोज रहे थे जब मैं इसको कैसे प्रमोट करूँ, लोगों तक कैसे पहुँचाऊँ। हम लोगों से उनका संपर्क हुआ और सितंबर से अभी तक ऑलरेडी 50 के ऊपर गेस्ट जाके वहाँ पे रुक चुके हैं। हर गेस्ट ने उस जगह को बहुत ही पसंद किया है और वो लोग बोल रहे हैं जो हम लोग बार बार आएंगे। जब वो लोग देख रहे हैं ना जो मेरे को इतना सपोर्ट मिल रहा है, इतना वार्मथ मिल रहा है,
अपनापन एक लग रहा है और स्वादिष्ट खाना मिल रहा है, वो लोग बोल रहे हैं जो और मुझे कुछ चाहिए नहीं। थीम गांव वालों का ही रहता है, आप लोग कुछ नहीं, अनाउंस भी तो करते हैं? गांव में इसलिए रहता है क्योंकि कुछ जगह है ना, रिमोट जगह है जो शहर से थोड़ी सी दूर है, तो वहाँ पे एक रहता है, बट बेसिक जो कुछ फैसिलिटीज़ हैं वो तो अवेलेबल है। शहरों की भी अगर मैं बात करूँ, आज के दिन में रांची शहर में भी होम स्टेज हैं, अगर आप ऑनलाइन में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। कलकत्ता, बेंगलोर, दिल्ली, सब जगह में भी होम स्टेज हैं। सो होम स्टेज में डिफरेंट कैटेगरी, कुछ होते हैं एकदम बेसिक कैटेगरी के होम स्टेज, कुछ होते हैं प्रीमियम कैटेगरी के, कुछ विलाज। ये जो विलाज जो है आज के दिन में काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं, हम लोग मूवीज़ में देखते हैं या सीरियल्स में देखते हैं, जो बड़े बड़े घर में लोग रह रहे हैं। बट बहुत लोगों के दिल में रहता है जब मेरे को भी इस तरह के घर में एक दिन रहना है, तो आज होम स्टे की इस प्लेटफॉर्म के बदौलत लोग बुक कर सकते हैं। मैं हमारे कंपनी का अगर एग्जांपल बताऊं तो गैंगटॉक में, जो सिक्किम की राजधानी है, वहाँ पे हमारा एक 6 रूम का विला है जो एक भूटानीज प्रिंसेस का था। तो वो विला में अभी गेस्ट जब आते हैं उनको वो हॉस्पिटैलिटी मिलती है और वो एकदम बहुत ज़्यादा उनको चढ़ाई नहीं करना पड़ता है। तो बड़े बड़े रूम्स है वहाँ पे, भूटानीज आर्किटेक्चर है, लोकल जो आर्किटेक्चर है वो है, तो लोगों को बहुत पसंद आता है। 2016 में केंद्र सरकार ने होम स्टेज को एक पुशअप प्रोवाइड किया, सपोर्ट प्रोवाइड किया। उसके बाद होम स्टेज का सिनेरियो किस तरीके से चेंज हुआ है? सो होम स्टेज का अभी जो है, इनक्रेडिबल इंडिया ने एक गाइडलाइंस बनाई थी, जो बेड एंड ब्रेकफास्ट गाइडलाइंस, जहाँ पे 2 कैटेगरीज थी, गोल्ड एंड सिल्वर, जिससे होम स्टेज को क्लासीफाई किया जा सकता है। जो हायर कैटेगरी की होम स्टेज जिसमें ज़्यादा फैसिलिटीज़ है उनको गोल्ड कैटेगरी में दिया जाता है, उससे थोड़ी सी जो कम है उसको सिल्वर कैटेगरी में दिया जाता है। उसके अडॉप्ट करने के बाद जितने भी मतलब राज्य के पर्यटन विभाग थे, जितने भी अपने राज्य हैं, उन्होंने सबको उसको अडॉप्ट करना शुरू किया। कुछ राज्य ने उसको बहुत इमीडिएटली अडॉप्ट किया और उनके पास होम स्टेज ने काफ़ी ग्रोथ किया है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मध्य प्रदेश, फिर उधर में केरला, तमिलनाडु, इन्होंने होम स्टेज के ऊपर काफ़ी फोकस किया। और अगर हम लोग पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें, नॉर्थ ईस्ट में होम स्टेज इज़ वेरी बिग एंड वेरी हिट। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड जो अपना स्टेट है, वहाँ का हॉर्नबिल फेस्टिवल वर्ल्ड वाइड में बहुत पॉपुलर है। हॉर्नबिल फेस्टिवल में भी ये होम स्टे काफ़ी प्रचलित हुआ क्योंकि फॉरेनर्स आते हैं, इंडिया से भी काफ़ी लोग जाते हैं, इतने पर्यटक आते हैं, होटल सोल्ड आउट हो जाता है, तो लोकल्स को अपने पास ठहरवाना पड़ता। तो वहाँ से अभी होम स्टे काफ़ी पॉपुलराइज हो गए हैं। आज के दिन में वहाँ पे कैंपिंग होती है, टेंट्स पे लोग रहते हैं। इट्स अ बिग फेस्टिवल, इट इज़ हैपनिंग फ्रॉम इन द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, नागालैंड। सो कोविड की वजह से 2 साल वो थोड़ा सा स्लो था। अभी तो हम लोग खास कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो विलेजर्स हैं, जो किसान हैं, उसको भी हम जोड़ सकते हैं, एकदम जोड़ सकते हैं। हम लोगों ने ये किया है, जो छत्तीसगढ़ में, मैं बस्तर में, या फिर कोई भी प्रॉपर्टी ओनर है तो उसको भी जोड़ा जा सकता है। प्रॉपर्टी ओनर को जोड़ा जा सकता है, बट कुछ कंडीशंस जैसे होते हैं जो वो प्रॉपर्टी शुड बी अप्रोचेबल। अगर अनअप्रोचेबल एक जगह में हुआ जहाँ तक लोग पहुँच ही नहीं पाए, ठीक है, तब वो परेशानी होगी, क्योंकि सिर्फ यंगस्टर नहीं जाते घूमने के लिए, बुजुर्ग भी जाते हैं। अगर एक जगह बहुत ज़्यादा चढ़ाई हो गई या वहाँ तक लोग पैदल नहीं पहुँच सके, ठीक है, तब वो एक प्रॉब्लम हो सकती है। आप इस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट को किस तरीके से देखते हैं? किन किन तरीके के लोगों को आप अपने साथ इसमें जोड़ सकते हैं? अगर मैं एम्प्लॉयमेंट की बात करूँ तो तरह तरह की एम्प्लॉयमेंट हो सकती है। अगर मैं शुरुआत करूँ तो हाउसकीपिंग, अगर एक रूम में लोग रह रहे हैं, ठीक है, तो उस रूम को सजावट करना, उसको साफ़ सफाई करना, उसके लिए लोग की ज़रूरत है। जब ज़्यादा लोग कर रहे हैं तो एक इंसान के लिए पूरे सब लोगों के लिए खाना बनाना संभव नहीं है। उसके लिए एडिशनल कुक या सूशेफ जो भी होता है उनकी ज़रूरत पड़ती है, जो खाना बनाने में या अरेंज करने में उनकी हेल्प कर सके। तीसरा है जो आपके जो मार्केटिंग है या जो ओवरऑल जो मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस के लिए एक इंसान की ज़रूरत पड़ेगी। चौथे की मैं बात करूँ तो वेटर्स, जो खाना सर्व करते हैं, खाना गेस्ट को कुछ चाहिए होगा तो तरीके थे। बट हाँ, ये तभी है जब नंबर ऑफ रूम ज़्यादा है। अगर मैं 2 या 3 रूम के एक होमस्टे की बात करूं तो जनरली जो फैमिली उनको होस्ट कर रही है उन्हीं के फैमिली मेम्बर्स हाथ बटा देते हैं। बट येस, ये बहुत ऐसे सारे होमस्टेज हैं जिन्होंने अपने होमस्टेज को अपना फुल टाइम करियर ऑप्शन बना लिया है। और हम लोग अगर मीडिया की रिपोर्ट देखें तो इंडिया के बहुत सारे होमस्टेज हैं जो फुल्ली होमस्टेज रन कर रहे हैं। गेस्ट को वो लोग सर्व करते हैं, गेस्ट उनको बहुत पसंद करते हैं
और उनके पास इतनी बुकिंग्स रहती है जो हमेशा बहुत बार उनको गेस्ट लोगों को मना भी कर देना पड़ता है, हमारे पास रूम्स नहीं है। होम स्टे के ग्रोथ को आप कैसे देखते हैं? होम स्टे का ग्रोथ पिछले कुछ सालों में काफ़ी ग्रो किया है। स्पेसिफिकली मैं बताऊं तो कोविड के 2020 और 21 के 2 कोविड वेव्स के बाद होम स्टेज की मतलब डिमांड काफ़ी बढ़ गई, बिकॉज लोग क्या कर रहे थे, वर्क फ्रॉम होम था, लोग बोल रहे हैं मैं अगर घर से बैठ के काम कर सकता हूँ, मैं कहीं पर्यटन स्थल में जाके क्यों नहीं काम कर सकता। सो वर्क फ्रॉम होम बोल के कॉन्सेप्ट काफ़ी पॉपुलराइज हुआ। हमारे जो होम स्टेज हैं वहाँ पे लोग अपना लैपटॉप लेके आते थे, अपना डोंगल लेके आते थे, 15 दिन 20 दिन 30 दिन लोग ने रुक के वहाँ पे काम किया है, पहाड़ देख रहे हैं, एक कॉफ़ी का कप लेके लैपटॉप खोल के काम कर रहे हैं, सारा दिन काम कर रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रहे हैं या स्टार्टअप्स में काम कर रहे हैं, प्रकृति का मौज ले रहे हैं और वहाँ पे अपना काम भी कर रहे हैं। तो वहाँ से काफ़ी ग्रोथ हुई है। इसके अलावा भी जिस तरीके से पर्यटन अभी बढ़ रहा है, नए नए स्थल ओपन हो रहे हैं, होटल बनाने में, उसको चलाने में, उसको ग्रो करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो होम स्टेज को जल्दी शुरू कर सकते हैं। और अगर मैं रिपोर्ट की बात करूं, सो रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी नोएसिस एडवाइजर्स की, वो ऑनलाइन में आपको मिल सकती है। उनके रिसेंटली वो पेपर में भी आई थी इकोनॉमिक टाइम्स में। 2027 तक इंडिया में 2.5 मिलियन रूम्स की अतिरिक्त रिक्वायरमेंट होगी होम स्टे सेगमेंट पे। ये फिगर कहाँ से आया? ये फिगर जो ग्लोबली जो होम स्टे की डिमांड है, एयरबीएनबी का जिस तरह से सेल हो रहा है और बाकी जो कंपनीज जिस तरह से कर रही है ग्लोबली में, तो सेम ट्रेंड को करने के लिए कर रहे हैं। इसके अलावा भी बड़ी कुछ कंपनीज हैं, चाहे वो आईटीसी हो या ताज हो, वो भी प्रीमियम कैटेगरी के होम स्टेज एंड ऑल्टरनेट एकोमोडेशन में ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं और दे आर सीइंग गुड एनकरेजिंग रिस्पॉन्स। जयदीप जी, आपने अभी बताया कि एम्प्लॉयमेंट सेक्टर से चाहे वो हाउस कीपिंग के लोग हों, चाहे वो शेफ्स हों, कुक्स हों, मार्केटिंग के बंदे हों, वो आपसे जुड़ सकते हैं। तो जुड़ने का माध्यम क्या होगा? वो आपसे किस तरीके से जुड़ सकते हैं अगर वो आपके साथ काम करना चाहें? अगर वो मेरे साथ काम करना चाहे तो वो किस जगह से बिलोंग करते हैं, क्योंकि हम लोग जैसे जैसे नई नई प्रॉपर्टीज़ ओपन कर रहे हैं, नए नए लोकेशंस ओपन कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें मार्केटिंग की ज़रूरत है, ऑपरेशंस रन करने के लिए हमें लोगों की ज़रूरत है। तो वो अपना जो प्रोफाइल है या रिज्यूमे है, चाहे वो किसी संस्था से ट्रेंड हो या अनट्रेंड हो, तो वो हमें अप्रोच कर सकते हैं। हमारा कंपनी के ईमेल आईडी में वो अपना रिज्यूमे भेज सकते हैं। ठीक है, आप अपना ईमेल आईडी बता सकते हैं या कोई ऐसा माध्यम? अगर बता ऐसा सकते कोई हैं ऐसा जिससे है आप जो जुड़ किसी सकें? को लग रहा है जो मेरे को पर्यटन में काम करना है, ठीक है, तो वो हमारी ईमेल आईडी hr@saytrip.co.in में अपना रिज्यूमे या सीवी भेज सकते हैं। ठीक है, अगर लोकेशन मैच करती है, स्किल सेट मैच करती है, तो हम लोग डेफिनेटली ट्राई करेंगे उनको प्लेस करने के लिए। इसके अलावा भी हमारे कंपनी के अलावा भी बहुत सारे ऐसी कंपनीज हैं, संस्थाएं हैं जिनको मैन पावर की ह्यूज रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अचानक मार्केट फिर से ग्रो कर रहा है ना, तो हॉस्पिटैलिटी में आज के दिन में क्रंच है। सो हम लोग इमीडिएटली अगर हमारे कंपनी में भी नहीं ऑब्जर्व कर सकते, तो हम लोग दूसरी किसी संस्था में उनका सीवी भेज सकते हैं ताकि उनको एक काम मिल सके। ये जो आपका कंसेप्ट है जयदीप जी, इसमें आपने इनोवेशन जब क्रिएट किया, तो इनोवेशन क्रिएट करने के समय आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए? सो इनोवेशन क्या है जो आज के दिन में इंडिया में ऑनलाइन होने के बावजूद, ऑनलाइन बुकिंग होने के बावजूद एक मेजॉरिटी ऑफलाइन में होता है, उसको टेक में लाना। सो हम लोगों ने इसमें टेक का काफ़ी इस्तेमाल किया है, जो चाहे वो उस प्रॉपर्टी की लोकेशन को टैग करना, उसकी प्रॉपर कंटेंट को राइट करना, ठीक है, गुड फोटोग्राफ्स, उसको इंस्टेंटली लाइव करना। एक पहले क्या होता था, जो आज से कुछ सालों पहले एक प्रॉपर्टी में हम लोग ने विजिट किया, उसके डिटेल्स लिख के हम लोगों ने भेजा, ठीक है, फिर 15 दिन 20 दिन या 1 महीने बाद वो फिर लाइव हो रही है, तो 1 महीने का क्रूशियल टाइम चला जाता है। आज के दिन में हमारे पास वो टेक है जो अगर एक प्रॉपर्टी हम लोग अगर विजिट कर रहे हैं, वो हमारे पैरामीटर्स में मैच कर रही है, तो हम लोग उसको विद इन 7 डेज उसको लाइव करके, मतलब मार्केटिंग करके उसको गेस्ट के लिए बुक करने के लिए वो हम लोग अवेलेबल करवा सकते हैं। टेक बेस्ड होने से काफ़ी ईज एंड फास्ट हो गया है। यस होगा, प्लस कस्टमर के अगर हम लोग नज़रिए से देखें, अगर उनको ऐप में सारी चीज़ें मिल जा रही है, वेबसाइट में सारी चीज़ें मिल जा रही है, किस तरह का फ़ोटो है, किस तरह के एमिनिटीज़ है और किस तरह की लोकेशन है, क्या प्राइसिंग है, एक ही बटन में अगर उनको सारा कुछ मिल जाए ना, तो उनको काफ़ी कॉन्फिडेंस आता है। कस्टमर्स की साइड से भी आप कुछ चैलेंजेस फेस करते हैं कि इससे पहले कि कस्टमर्स को वो बेनिफिट मिल सके, उससे पहले कस्टमर्स की साइड से आप कुछ चैलेंजेस फेस करते हैं? सो कस्टमर्स में क्या होता है ना, जो हमारे इस हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में
एक्सपेक्टेशन बहुत बार मिसमैच होता है। कस्टमर को फोटोज कुछ दिखाया जाता है, जब पहुंचते हैं तो कुछ और होता है, बिल्कुल अलग होता है, बहुत अलग होता है। तो जिसके कारण से ना, देखिए आप तो हर महीने हॉलीडे नहीं जाते हैं, आप साल में 1 या 2 बार जाते हैं, बहुत खर्चा करके जाते हैं, आपकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती है। जब ये नहीं होता ना, एक्सपेक्टेशन टूट जाती है, दिल टूट जाता है जी। सो हम लोगों ने क्या किया है, हमारे जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, रियल फोटोज़ जो है, अगर वो एक फॉरेस्ट में लोकेटेड है तो मैं उसको फॉरेस्ट में किस तरह का रूम है, वो वुडन का बनाया हुआ रूम है, छोटा सा बेड है, छोटा सा वॉशरूम है, वही फोटोज। हम लोग फैंसी फोटोग्राफ्स नहीं डालते हैं वहाँ पे, ताकि इंसान की एक्सपेक्टेशन सेट रहे, जो मुझे ये मिल रहा है और ये नहीं मिल रहा है। कस्टमर्स भी कुछ चैलेंजेस फेस करते हैं। कस्टमर्स एज सच क्या होता है, जो कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो होटल से होम स्टेज में शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब समझ लीजिए होटल में रुके हैं, फर्स्ट टाइम वो होम स्टेज में है, होम स्टेज में उनको लगता है अरे होम स्टेज में तो गीज़र नहीं है, क्योंकि होम स्टेज तो एक छोटा सा घर है। बहुत जगह में ऐसा होता है ना, पावर सप्लाई बहुत इराटिक होता है या वोल्टेज सप्लाई इराटिक होती है, इसके कारण से ना गीज़र पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ पे नॉर्मली गैस या आपका चूल्हा में पानी गर्म करके दिया जाता है। मैं अगर हिल स्टेशन की बात करूँ तो अभी जैसे सर्दी का मौसम आने वाला, गर्म पानी की कम ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। कस्टमर बहुत लोग पसंद नहीं करते, मेरे को गीज़र चाहिए, मेरे को टीवी भी चाहिए। तो होम स्टे में अगर मैं टीवी लगा दूँ तब तो वो प्रकृति का तो कोई मायने ही नहीं रहेगा। आप जोर से टीवी चला रहे हैं, गाना चला रहे हैं, तब क्या फ़ायदा होगा। तो होम स्टे से लोग बोलते हैं टीवी, हम लोग बोलते हैं टीवी नहीं है। कुछ कस्टमर्स लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है, मुझे चिली चिकन चाहिए या मेरे को वेज मंचूरियन चाहिए, बट वहाँ पे हमारा सिंपल खाने की हम लोग बात कर रहे हैं। सो ये कभी कभी मिसमैच होता है, बट हम लोग कस्टमर को समझाते हैं। ऐसे भी हुआ है जो कुछ कस्टमर्स ने रिव्यूज़ दिए हैं, जो मैंने एक्सपेक्ट किया था बहुत सारी वैरायटीज़ खाना कब मिलेगा मुझे, लेकिन मुझे नहीं मिला। हम लोगों ने बातचीत की, उनको समझाया, रिव्यू पे रिप्लाई भी किया प्रोएक्टिवली। जो होम स्टेज में हमारे लिमिटेशन है, एंड होम स्टेज में एक चीज़ हम लोग बहुत कायदे से मानते हैं, वो है रिड्यूसिंग फूड वेस्टेज। फूड वेस्टेज आज के दिन में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। होटल्स अगर हम लोग देखें, बहुत लोग फूड वेस्ट करते हैं, जितना ना खा रहे हैं उससे ज़्यादा ऑर्डर कर रहे हैं। होम स्टेज में ना पोर्शंस स्पेसिफिक रहते हैं, ताकि जितना खाना की रिक्वायरमेंट हो उतना बने, ताकि वेस्टेज ना हो। और अगर जंगल में रहकर वैरायटी ऑफ वो फॉरेस्ट फूड का आनंद ना उठा सके तो फिर जंगल में रहने का मायने क्या है? ये मैडम आप समझ रही है, लेकिन बहुत लोग नहीं समझे। बट आस्ते आस्ते अभी स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो आज की जो यूथ की जो जनरेशन है, ये लोग अभी एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। मेरे को जाना है, मेरे को बॉन्ड फायर में कुछ करना है, मेरे को लोकल फूड ट्राई करना है। स्टार्टअप इकोसिस्टम को आप किस तरीके से देखते हैं? स्टार्टअप इकोसिस्टम हमारे देश के लिए एक बड़ा वरदान है, जिसके कारण से बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं, लोगों को काम करने का मौका मिल रहा है। और स्टार्टअप आज किसी भी बड़े शहर में केंद्रित नहीं है। स्टार्टअप कहीं से भी कोई भी शुरू कर सकता है। चाहे आपको आईआईटी या आईआईएम से होने की ज़रूरत नहीं है, आपके अंदर में अगर वो जज्बा है, जो मुझे एक प्रॉब्लम है दिख रही है, मेरे को ये सॉल्व करनी है, इसका मेरे को पोटेंशियल दिख रहा है, इसको मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ, मुझे क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है, अगर मैं कहीं से भी शुरुआत कर सकता हूँ। और वो हम लोगों ने देखा भी है। आज के दिन में 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। पिछले साल से उसको 16 जनवरी को दिया गया है। तो हम लोग देख रहे हैं जो छोटे जगह से काफ़ी सारे स्टार्टअप उभर के आ रहे हैं, जिनको मल्टीनेशनल वीसीज फंड कर रही हैं, सरकार से भी फंड मिल रही है, एंड दे आर जनरेटिंग लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। काफ़ी सारा रोजगार वो लोग कर रहे हैं, और दैट वो वेल्थ क्रिएशन में काफ़ी हेल्प हो रहा है। जब ये कंपनीज बड़ी हो जा रही है, आईपीओज लॉन्च कर रही है, तो वो ना सिर्फ अपने जो एम्प्लॉयज़ है उनके लिए वेल्थ कर रही है, गवर्नमेंट के लिए भी वेल्थ जनरेट कर रही है, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी वेल्थ जनरेट कर रही है। ओवरऑल बेनिफिट हो रहा है। अगर हम लोग फिगर्स की बात करें तो पिछले कुछ सालों में स्टार्टअप्स ने बहुत सारे लोगों को नौकरियां दी है। जहाँ पे बड़े कंपनीज फायर करे थे, स्टार्टअप्स ने नौकरी का ऑप्शन दिया है। प्लस लोगों को एक था जो मुझे अपना कुछ करना है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था। स्टार्टअप इकोसिस्टम ने वो एनेबल किया है, जो मेरे पास एक आइडिया है, अगर मैं वो आइडिया को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ तो लोग हैं, कस्टमर हैं, जो इस आइडिया में बिलीव करेंगे और इसको स्केल करेंगे। आज के दिन में हम लोग देखें, हम लोग स्टार्टअप से घिरे हुए हैं। आपकी स्टार्टअप की जर्नी को आप किस तरीके से देखते हैं? आपकी कुछ स्टार्टअप का स्टोरी रहा होगा, कुछ जर्नी रही होगी, तो आप अपनी स्टार्टअप की जर्नी को थोड़ा बयां करें। मेरी स्टार्टअप की स्टोरी शुरू हुई 2015 से। 2015 तक मैं एक जगह में नौकरी करता था। इट वाज ऑफिस जॉब 9 to 5।
2015 में मुझे मौका मिला एक कंपनी में स्टार्टअप में ज्वाइन करने का, तो मेरे लिए वो चैलेंज था और मैं बहुत एक्साइटेड था जो मुझे नया कुछ करने को मिलेगा, क्योंकि मेरे को ये ऑफिस जॉब से निकलना है, मेरे को नया कुछ करना है। 2016-2015 से शुरुआत की, 2016 में अच्छा काम किया, डिफरेंट पर्यटन विभागों से काम किया, वो टूरिज्म को लेके कंपनी थी। 2017 में वो कंपनी किसी कारणवश फंड्स की वजह से वो कंपनी को शट डाउन करना पड़ा। कंपनी किस चीज़ की थी? तो वो कंपनी का नाम था स्टेजिला। वो होटल्स एंड होमस्टेज को लेके काम करते, होमस्टेज में उन्होंने पायनियरिंग किया था। 17 में वो बंद हो गई कंपनी। तो उस टाइम में अचानक ये कंपनी बंद हो जाने से आदमी का जो होता है, जो नेक्स्ट क्या करे, तब मैंने डिसाइड किया जो मेरे को इसी सेगमेंट में, इसी सेक्टर में मेरे को काम करना है। फिर मैंने फिर से काम शुरू किया, अपना खुद का काम शुरू किया। बहुत बढ़िया आपने सोचा और मुझे सिर्फ अपने लिए एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट करनी है, मेरे को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है। मेरा एक सपना है जो मैं अपना स्टार्टअप को इतना बड़ा बना सकूं जो मैं 500 या 5000 लोगों को रोजगार दे सकूं और वो अपना खुद कमा के आप नए स्टार्टअप्स को अगर कोई मैसेज देना चाहेंगे तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? स्टार्टअप्स को मेरे लिए एक ही मैसेज है, जो कभी कभी ऐसा समय आता है जो आपको लगता है जो नहीं हो रहा है, ठीक है, गिव अप करने से पहले ना आप सोचिए जो गिव अप करने से मेरा क्या क्या जा रहा है और गिव अप नहीं करने से मेरा क्या क्या हो सकता है। बहुत सोचिए, जल्दी गिव अप मत कीजिए, क्योंकि हम लोग अभी जिस टाइम पे हैं, इंडिया में अगले 5-10 साल में जिस तरह की ग्रोथ हो रही है, जिस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ है, ये बेस्ट टाइम है स्टार्टअप बनाने के लिए। और हम लोग देख रहे हैं बहुराष्ट्रीय कंपनीज बहुत लोग को निकाल रही है काम से। सो खुद पे पैरों पे खड़े होने के इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता है। यही टाइम है, इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत सारे लोग हैं, यही टाइम है, कुछ नया शुरू कीजिए एंड उतर जाइए। जयदीप जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे दोस्त दर्शकों को इतनी विशेष जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसी ही नई पर्सनालिटी के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।